Hi everyone, I am Dr. Anisha and I welcome you to my channel. In the last few videos, we discussed about local anesthesia in a very detailed manner. हमने local anesthetic agent का mechanism of action, उससे होने वाली सारी complications के बारे में बहुत ही detailed तरीके से discuss किया. Now in today's discussion, I shall be moving on with one of the most important topics of oral pathology. आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो ओरल पैथोलॉजी सब्जेक्ट का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन आई वुड लाइक यू टू काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज. तो सबसे पहले बात करते हैं बेसल सेल कार्सिनोमा के टर्म की. तो अगर आप टर्म को ध्यान से देखेंगे तो बेसल सेल कार्सिनोमा इज मेलिग्नेंसी ऑफ द बेसल सेल्स, राइट. तो जो हमारे एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनमें जो आपके बेसल सेल्स होंगे उनका जो कार्सिनोमा होगा दैट विल बी योर बेसल सेल कार्सिनोमा. तो अगर डिफरेंट टर्म्स की बात की जाए, सो वी हैव टू डिफरेंट टर्म्स विच कैन बी यूज्ड simultaneously with basal cell carcinoma. They are basal cell epithelioma and rodent ulcer, which is very important from the examination or the viva point of view. So ये दोनों terms आपको this should be very much clear to you. So basal cell carcinoma is also known as basal cell epithelioma, all right, and also rodent ulcer. Now rodent ulcer क्यों बोलते हैं we'll get to know in the further discussion. Now अगर थोड़े से introduction की बात करूं तो this is the one of the most common malignancy in humans. ये humans में बहुत ज्यादा commonly पाया जाता है and also एक बहुत ही peculiar feature है basal cell carcinoma का that it most frequently develops on the exposed surface of the skin, face and scalp. Okay, जो आपका जो पेशेंट जो होगा उसके जो एक्सपोज्ड सरफेस होंगे एक्सपोज्ड स्किन सरफेस होंगे या फिर फेस का सरफेस होगा या स्कैल्प होगा, उन एरियाज में आप बेसल सेल कार्सिनोमा को मोस्ट फ्रीक्वेंटली डेवलप होते हुए देखेंगे. नाउ अगर मैं एज की बात करूं तो ऐसे कौन कौन से एज ग्रुप्स हैं जिनमें आपको बेसल सेल कार्सिनोमा बहुत फ्रीक्वेंटली नजर आएगा. सो दैट इज मिडिल एज्ड पीपल और एल्डरली पीपल. तो जो पेशेंट्स आपको नजर आएंगे दे विल मोस्टली बी इन द मिडिल एज ग्रुप, ऑल राइट, और द एजेड पीपल और द एल्डरली पीपल, ऑल राइट. नाउ अगर थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया जाए अपीयरेंस का तो इट इज वेरी स्लो ग्रोइंग. ओके, जो आपका कार्सिनोमा होगा दैट इज गोइंग टू बी वेरी स्लो ग्रोइंग. नाउ अगर मेटास्टेसिस की बात की जाए, सिंस कार्सिनोमा है तो सबसे पहला चीज जो कि माइंड में आएगा दैट विल बी योर मेटास्टेसिस. उसकी एबिलिटी कितनी है ग्रो करने की, स्प्रेड करने की, तो इट इज रेयरली मेटास्टेसाइजिंग इन नेचर, ऑल राइट. जो उसकी स्प्रेड करने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो उतनी ज्यादा नहीं है. ओके, सो ट्रीटमेंट पोर्शन में हम ध्यान देंगे बाद में. दैट इज अ वेरी हेल्पफुल फैक्टर जो कि आपको ट्रीटमेंट में मदद करेगा, ऑल राइट. एंड जहां तक मैंने अभी आपको बताया रोडेंट अल्सर टर्म जो यूज किया जाता है, सो उसके पीछे का रीजन ये है कि सिंस ये स्लो ग्रोइंग है एंड ऑल्सो मेटास्टेसाइजिंग वेरी रेयरली इन द पेशेंट, but at the same time it causes significant local deformation and disfigurement in the patient if neglected or treated inadequately. सो अगर पेशेंट में जो आपका बेसल सेल कार्सिनोमा है उसका ट्रीटमेंट इनएडिक्वेट है या फिर नेग्लेक्ट कर दिया गया है तो ये इतना स्लो ग्रोइंग होता है कि ये उस रीजन को बहुत बुरी तरीके से अल्सरेट कर देता है, डिस्फिगरमेंट हो जाती है पेशेंट में, ऑल राइट. एंड लोकली इट इज गोना डिस्ट्रक्ट द एरिया लाइक एनीथिंग. ठीक है, तो जो आपका
पेशेंट में फेस होगा या जो भी एरिया में आपका बेसल सेल कार्सिनोमा डेवलप हुआ है, सो दैट एरिया इज गोना गेट डिसफिगर्ड और डिस्ट्रक्टेड लोकली very badly. So this is a very short introduction about basal cell carcinoma, which is to be kept in mind. Now moving on to the etiology of basal cell carcinoma. ऐसे कौन कौन से causes हैं जिनके वजह से basal cell carcinoma जो है एक पेशेंट में डेवलप हो सकता है. So the first and foremost etiology is your UV radiation. तो सबसे पहला कॉज जो हमने रिपोर्ट्स में वी हैव सीन, इट हैज बीन रिपोर्टेड, इज योर यूवी रेडिएशन. जो सन एक्सपोज्ड एरियाज हैं, ऑब्वियसली जब वहां पे यूवी रेडिएशंस अफेक्ट करेंगे तब जो कार्सिनोमा डेवलप होने के चांस है, दैट विल बी योर बेसल सेल कार्सिनोमा. सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन कॉज ऑफ बेसल सेल कार्सिनोमा. Now apart from this, chronic sun exposure is important for development of basal cell carcinoma. I already told you this in the introductory portion. Now जब आपका sun exposed area में UV radiation affect करेगा, so a latency period of 20 to 50 years is typical time of UV damage and clinical onset of basal cell carcinoma. And that is why मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये जो कार्सिनोमा है ये आपको मिडिल एज्ड टू एल्डरली पीपल, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं अबव 50 अबव 60, ऐसे लोगों में आपको ज्यादा नजर आएगा. बिकॉज जो आपका लेटेंसी पीरियड है, दैट मीन्स द मोमेंट at which UV radiation is affecting the surface area of the skin or scalp or anywhere of the face. So उसके बाद जो onset of clinical features होगा, उसके बीच का जो टाइम है, उसके बीच का जो टाइम स्पैन है, that is your latency period and it is 20 to 50 years of age. So जो गैप है अफेक्टेड सन एक्सपोज्ड एरिया का यूवी रेडिएशन के अफेक्ट करने से लेकर क्लिनिकल अपीयरेंस होने तक का, इट इज 20 to 50 years of age. एंड दैट इज वाई जो भी आपके एल्डरली पीपल होते हैं वो ज्यादा अफेक्टेड नजर आते हैं. नाउ एक्सरे एक्सपोजर जो है along with chemicals like arsenic has also been associated with basal cell carcinoma. ऐसा पाया गया है कि एक्सरे रेडिएशन एंड chemicals like arsenic जो है वो भी एक कॉज है बेसल सेल कार्सिनोमा का, सन एक्सपोजर यूवी रेडिएशन के अलावा. And syndromes like xeroderma pigmentosum, basically, and also nevoid basal cell carcinomas जो हैं, they are characterized by multiple basal cell carcinoma at early age. So we have two syndromes जिसमें कि basal cell carcinoma जो है एक एक फीचर भी कंट्रीब्यूट करता है. सो सिंस इट इज अ सिंड्रोम, तो बहुत सारे आपके फीचर्स होंगे जिनमें से एक फीचर जो है बेसल सेल कार्सिनोमा भी है. तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ऐसे कौन कौन से सिंड्रोम्स हैं जिनमें बेसल सेल कार्सिनोमा भी प्रेजेंट होता है, सो दे विल बी nevoid basal cell carcinoma along with xeroderma pigmentosum. All right, and basically what happens is जो आपका UV induced DNA damage होता है, उसके inability to repair that, उसके वजह से आपका xeroderma pigmentosum जो है वो अकर होता है पेशेंट में. So these two are the syndromes in which basal cell carcinomas are very frequently present. Now let us talk something about the clinical features of basal cell carcinoma. अगर एज की बात की जाए, मैंने पहले ही आपको बताया, बेसिकली मिडिल एज टू एल्डरली पीपल में ये ज्यादा पाया जाता है. सो 4th decade of life or later is the most common age group in which basal cell carcinoma is seen. But reports have also been suggested, they suggest that basal cell carcinoma can also be present in the younger people, even in children. All right, now अगर gender predilection की बात की जाए तो male is to female जो ratio है, that is 3:2. So that means males जो हैं वो ज्यादा affected होते हैं basal cell carcinoma से. And then studies have also been
रिपोर्टिंग दैट जो ये डिसऑर्डर है दे आर मोस्ट कॉमनली सीन इन वाइट पीपल एंड इट इज वेरी रेयर इन इंडिविजुअल्स हु हैव डार्क स्किन. ऑलराइट, सो एक छोटा सा ये आपका बेसिकली स्टैटिस्टिक्स है. नाउ कमिंग टू द लोकेशन, अगर लोकेशन की बात की जाए तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली इट इज सीन इन द मिडिल थर्ड ऑफ द फेस but may occur anywhere on the sun exposed parts of the skin. Also आपको बताया मैंने कि ये scalp में भी common है. So these are the most common locations जहाँ पे आप basal cell carcinoma को observe कर सकते हैं. Now this form of carcinoma does not arise from the oral mucosa. Now one thing which is to be kept in mind is usually it is a skin abnormality. ओके, जो आपका ओरल म्यूकोजा है उससे ये डेवलप नहीं होगा, बट इट कैन बी पॉसिबल कि ओरल म्यूकोजा में आपको बेजल कार्सिनोमा जो है, बेजल सेल कार्सिनोमा जो है, वाया इन्वेजन एंड इन्फिल्ट्रेशन जो है वो वहां जाके प्रेजेंट हो जाए. सो व्हाट आई मीन टू से इज बेसिकली इसका जो ओरिजिन है, जो आप जो आपका ओरल कैविटी है उसमें ये बिल्कुल भी ओरिजिनेट नहीं करेगा, बट sometimes it can also be present in the oral cavity because of infiltration or invasion from the skin surface. So there will be basal cell carcinoma on the skin surface and उसके बाद since ये ulcerating lesion है तो ये infiltrate करके अंदर oral cavity में जा सकता है. So these were the some facts about your basal cell carcinoma. कौन से एज ग्रुप में ज्यादा पाया जाता है, जेंडर प्रेडिलेक्शन क्या है, लोकेशन क्या है. So you need to keep all of these in mind. All right. Now coming to the subtypes of basal cell carcinoma. So ये एक बहुत ही important aspect है which is to be kept in mind while examining the patient. Also histologically भी आपको बहुत ज्यादा helpful होगा. तो बेसिकली बेजल सेल कार्सिनोमा को उसके इन्फिल्ट्रेशन के बेसिस पे हम बहुत सारे सब टाइप्स में डिवाइड करते हैं. कार्सिनोमा का जो लुक है वो कैसा है, अपीयरेंस कैसा है. ऑलराइट, सो क्लिनिकली अलोंग विथ हिस्टोलॉजिकली हम बेजल सेल कार्सिनोमा को डिफरेंट कैटेगरीज में, सब टाइप्स में वी स्टडी. ऑलराइट, सो सबसे पहला सब टाइप जो है दैट विल बी योर नोड्यूलर बेजल सेल कार्सिनोमा. नाम से समझ में आ रहा है आपको, ये जो आपका वेरिएंट होगा दैट इज गोइंग टू बी वेरी नोड्यूलर काइंड ऑफ appearance. So it is the most common variety. जो आपका, this is also a viva question, जो आपका most common variety है basal cell carcinoma का, that is going to be your nodular basal cell carcinoma. Now what happens is it begins as a small slightly elevated papule with central depression. All right, it will give a very nodular kind of appearance, but सेंटर में एक डिप्रेशन होगा उस पैप्यूल में. ऑलराइट, विथ सेंट्रल डिप्रेशन विच अल्सरेट्स. ऑलराइट, सो बेजल सेल कार्सिनोमा को रोडेंट अल्सर क्यों बोलते हैं, ये भी एक इसका आंसर यहाँ छुपा हुआ है, बिकॉज अल्सरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बेजल सेल कार्सिनोमा. ऑलराइट, तो जो आपका सेंट्रल डिप्रेशन होगा उसमें आपको अल्सरेशन नजर आएगा. नाउ व्हाट हैपेंस इज विथ टाइम ये जो आपका अल्सरेशन है वो हील हो जाएगा एंड देन अगेन ये ब्रेकआउट करेगा. तो दिस इज अ पैटर्न. सबसे पहले एक एक नोड्यूलर काइंड ऑफ आपको पैप्यूल नजर आएगा, ओके, विच विल हैव अ डिप्रेशन इन द सेंटर एंड दिस डिप्रेशन विल हैव अल्सरेशन जो कि टाइम के साथ हील कर जाएगा एंड देन अगेन विथ टाइम after after some period of time it is again gonna get break out. all right, now अगर इसमें mild trauma हो जाए तो फिर bleeding शुरू हो जाएगी and eventually crusting will be there, crusting ulcer will be there that appears superficial, develops a smooth rolled borders. Obviously the border will be very rolled because बीच में depression है and it will represent a tumor spreading laterally now beneath the skin. So what happens is जो आपका skin का layer होगा उसके नीचे laterally ये spread करेगा. So
This is one of the most peculiar feature of your nodular basal cell carcinoma, and जो भी आपके lesions untreated होंगे, they are going to get enlarged and then infiltrate into the deeper tissue, even erode the cartilage or the bone. So this is but obvious. अगर उसे ट्रीट नहीं किया गया तो ये जो आपका लीजन है ये इवेंचुअली लेटरली स्प्रेड करते करते और डीपली इरोड करते करते आपके कार्टिलेज और बोन तक पहुंच जाएगा पेशेंट के. सो दिस वाज ऑल अबाउट वन ऑफ द फर्स्ट variant, one of the most common variants. So this is the most common variant of the basal cell carcinoma, that is your nodular basal cell carcinoma. Now coming to the next variant of basal cell carcinoma, that is your pigmented basal cell carcinoma. नाम से समझ में आ रहा है, some pigmentation is going to be present in this variant. So जो आपका nodular basal cell carcinoma है, उसके सारे features इसमें present होंगे along with some increased brown और black pigment. All right, तो बेसिक अपीयरेंस जो होगा वो उसका नॉड्यूलर बेसल सेल कार्सिनोमा जैसा ही होगा, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है जिसकी वजह से ये नाम रखा गया है विल बी योर इंक्रीज्ड ब्राउन और ब्लैक पिगमेंट्स विच विल बी present in this variant. Now they are more common in dark skinned people, all right, and this is all about your pigmented basal cell carcinoma. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो कि विच इज टू बी रिमेम्बर्ड इज ये जो आपका वेरिएंट है इसमें ब्राउन टू ब्लैक पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होगा along with the basic features of the nodular basal cell carcinoma. Now moving on to the third variant, that is your cystic basal cell carcinoma. नाम से समझ में आ रहा है कोई सिस्ट वगैरह जैसी चीज जो है इसमें प्रेजेंट होगी. सो बेसिकली द लीजन्स आर ट्रांसलूसेंट ब्लू ग्रे सिस्टिक नोड्यूल दैट मे मिमिक बिनाइन सिस्टिक लीजन्स. सो अगर आप बेसल सेल कार्सिनोमा में बेसिक एक सिस्टिक फीचर अगर प्रेजेंट होगा तो डेफिनेटली ये एक सिस्टिक लीजन को बिनाइन सिस्टिक लीजन को ये मिमिक करेगा. बिनाइन इसलिए बिकॉज जो बेसल सेल कार्सिनोमा है उसका मेटास्टेसिस का जो रेट है इट इज वेरी रेयर, इट इज वेरी लो. So this was all about cystic basal cell carcinoma. So till now we got to know about three variants. Firstly we read about nodular basal cell carcinoma, then we moved on to pigmented basal cell carcinoma, and then now cystic basal cell carcinoma. Now the next fourth variant of basal cell carcinoma is your superficial basal cell carcinoma. तो सुपरफिशियल है, नाम से समझ में आ रहा है जो भी आपका स्किन का जो ऊपर का लेयर है सुपरफिशियल लेयर है उसमें ये डेफिनेटली प्रेजेंट होने वाला है. तो उसके वजह से देयर विल बी स्केली पैच or papule that are pink to brown in color with central clearing thread like border. All right, so since it is superficial in nature तो इसीलिए ये बहुत स्केली काइंड ऑफ अपीयरेंस देगा. ओके, देन जो इसका कलर होगा वो भी पिंकिश टू ब्राउनिश पैप्यूल होगा. ओके, विथ सेंट्रल क्लियरिंग. सो बीच में यानी सेंट्रल पोर्शन में जो अपीयरेंस होगा दैट विल बी वेरी लाइट इन कलर, क्लियर्ड एरिया होगा. नाउ जो इसके बॉर्डर होंगे दैट विल बी वेरी थिन थ्रेड लाइक बॉर्डर्स. Now superficial basal cell carcinoma is common on the trunk and has little tendency to become invasive. So this variant has a very little tendency to become invasive. It is very superficially present and it may mimic psoriasis or eczema but are slowly progressive. So इसके अपीयरेंस के वजह से जो दूसरा जो दूसरे लीजन्स हैं जिनके जैसा ये अपीयर होता है, सो दे आर सोरियासिस और एक्जिमा, बोथ आर स्किन लीजन्स. तो इसीलिए ये एक दूसरे स्किन लीजन्स को मिमिक करता है बिकॉज ऑफ इट्स appearance and all. So this was all about your superficial basal cell carcinoma. Now moving on to the next variant is micronodular basal cell carcinoma. So ये एक aggressive variety है which is less prone to ulceration. So this is micronodular, all right. तो इसीलिए साइज में भी ये थोड़ा सा छोटा होगा
and they may appear yellow white when stretched and is firm to touch. Now they have a well defined border. Coming to the last variant, which is morphiform and ill filtrating basal cell carcinoma. नाम से समझ में आ रहा है morphiform is something related to morphology. तो ये जो आपका वेरिएंट होगा इसमें कोई भी स्पेसिफिक मॉर्फोलॉजी नहीं होगी, एंड ये इनफिल्ट्रेटिंग नेचर का होगा, नाम से समझ में आ रहा है. तो इसीलिए दिस इज अ काइंड ऑफ अग्रेसिव बेसल सेल कार्सिनोमा सब टाइप विथ स्क्लेरोटिक और स्कार लाइक प्लाग और पैप्यूल. नाउ बॉर्डर इज नॉट वेल डिफाइंड. आई ऑलरेडी टोल्ड यू ये एक ऐसा वेरिएंट है जिसकी मॉर्फोलॉजी जो है वो बिल्कुल भी स्पेसिफिक नहीं है, एंड ये इनफिल्ट्रेटिंग काइंड ऑफ सब टाइप है. तो इसीलिए बॉर्डर की जहां तक बात की जाए तो दैट इज गोइंग टू बी नॉट डिफाइंड. नाउ अल्सरेशन, क्रस्टिंग, ब्लीडिंग आर नॉट कॉमन. सो दिस वाज all about the subtypes of basal cell carcinoma from the clinical aspect. Now moving on to the histological features of basal cell carcinoma. Histology को भी हम different subtypes में divide करेंगे, and accordingly we'll study the histofeatures of each and every subtype. So since nodular basal cell carcinoma जो है मैंने आपको बताया it is one of the most common variants of द बेसल सेल कार्सिनोमा. तो सबसे पहला हिस्टोलॉजिकल एक बेसिक आउटलाइन जो है हम नोड्यूलर बेसल सेल कार्सिनोमा के बारे में जानेंगे. जो आपके ट्यूमर सेल्स होंगे नोड्यूलर बेसल सेल कार्सिनोमा में, दे विल बी कॉल्ड एज बेजेलियोमा सेल्स. ओके, एंड अगर मैं बेजेलियोमा सेल्स की बात करूं तो बेसिकली दे हैव लार्ज हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियाई which is oval in shape with little cytoplasm arranged in the nest of varying size. I already told you what are strands, what are nest, what are sheets. जो आपके नोड्यूलर बेसल सेल कार्सिनोमा होंगे उनमें जो आपके सेल्स होंगे, बेसल सेल्स होंगे, उनका एक टिपिकल अपीयरेंस होगा जिसमें कि जो न्यूक्लियाई होगा दैट इज गोइंग टू बी ओवल इन शेप, एंड जो कलर होगा दैट विल बी हाइपरक्रोमैटिक इन कलर, एंड ऑल्सो जो आपका साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियर रेशियो होगा वो भी बहुत डिस्टर्ब्ड होगा, साइटोप्लाज्म बहुत कम होगा. एंड अरेंजमेंट की जहां तक बात की जाए तो नोड्यूलर बेसल सेल कार्सिनोमा में ये जो सेल्स हैं, बेजेलियोमा सेल्स हैं, वो नेस्ट्स के शेप में अरेंज होंगे. ऑलराइट, सो ये एक बहुत ही बेसिक पॉइंट है जो हमें माइंड में रखनी है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, द सेल्स एट द पेरिफेरी ऑफ द नेस्ट शो पैलिसेडिंग. नाउ पैलिसेडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फीचर जिसे हमने पहले भी डिस्कस किया है. काइंड ऑफ टॉम्बस्टोन अपीयरेंस जैसी चीज जो हमने ओकेसी में बात की थी. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है यू कैन गो एंड चेक इट आउट ऑन माई यूट्यूब चैनल. हमने जो फीचर्स हैं, डिस्प्लास्टिक फीचर्स हैं, हमने बहुत ही अच्छी तरीके से इन अ डिटेल्ड मैनर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. तो again one of the dysplastic features that is your palisading will be present. Now increased mucin is often present in surrounding dermal stroma, and also there is a cleft formation which is seen जिसको हम बोलते हैं retraction artifact. So this is an artifact, नाम से समझ में आ रहा है. retraction artifact में क्या होगा, जब भी आप लैब इन्वेस्टिगेशन के लिए जो सैंपल है उसे कलेक्ट करेंगे, उसे प्रोसेस करेंगे. So what happens is जो आपके BCC नेस्ट्स होंगे, दैट मीन्स बेसल सेल कार्सिनोमा के जो नेस्ट्स होंगे एंड स्ट्रोमा होगा, उसके बीच में देयर विल बी श्रिंकेज ऑफ म्यूसिन विच विल बी प्रेजेंट बिकॉज ऑफ टिश्यू फिक्सेशन एंड स्टेनिंग. तो इसीलिए आपको नजर आएगा एक क्लेफ्ट फॉर्मेशन. सो अगेन आई विल रिपीट, बेसिकली व्हाट हैपेंस इज जब आप टिश्यू फिक्सेशन करते हैं, स्टेनिंग करते हैं सैंपल की ड्यूरिंग लैब इन्वेस्टिगेशन और बायोप्सी और समथिंग लाइक दैट, तो उस दौरान
जो आपके बेसल सेल कार्सिनोमा के नेस्ट हैं और स्ट्रोमा है, ऑलराइट, उसके बीच से जो म्यूसिन है वो वॉश ऑफ हो जाता है, एंड जिसकी वजह से जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो देयर विल बी क्लेफ्ट लाइक थिंग प्रेजेंट अंडर द माइक्रोस्कोप. सो दैट क्लेफ्ट लाइक थिंग इज नथिंग बट द वॉश्ड ऑफ म्यूसिन which is which happens because of the tissue preparation and the staining. Now this was all about the basic features of nodular basal cell carcinoma. Now moving on to the pigmented basal cell carcinoma, I already told you सारे के सारे जो basic features हैं वो nodular basal cell carcinoma जैसे ही होंगे, but there will be benign melanocytes in and around the tumors which will be present, and they produce large amount of melanin. So melanin is the pigment which is produced in pigmented basal cell carcinoma. Kindly do not forget this. Melanocytes contain many melanin granules in their cytoplasm and dendrites, obviously. Now moving on to the superficial basal cell carcinoma. So buds of basaloid cells attached to the undersurface of the epidermis is seen in case of superficial basal cell carcinoma. And the more aggressive morphiform and infiltrating basal cell carcinoma की अगर बात की जाए तो they exhibit growth pattern resulting in strands cells rather than round nest. So this is one of the most important aspects which is to be kept in mind. अभी तक हमने यही डिस्कस किया था कि जितने भी आपके सबटाइप्स या वेरिएंट्स हैं उनमें जो बेसलॉइड सेल्स हैं वो नेस्ट के फॉर्म में अरेंज होंगे, राउंडेड नेस्ट्स के फॉर्म में, बट जो आपका अग्रेसिव वेरिएंट था दैट इज योर मॉर्फियाफॉर्म एंड इनफिल्ट्रेटिंग बेसल सेल कार्सिनोमा, इसमें जो पैटर्न है, जो आपका सेल का जो अरेंजमेंट है दैट इज मोर काइंड ऑफ स्ट्रैंड्स rather than your nests. All right, so morphiform basal cell carcinoma जो है they will arise as thin strands of tumor cells that are embedded in a dense fibrous stroma. All right, so basically आपको ये ध्यान में रखना है कि जो strands का जो arrangement है, strands के arrangements जो है वो morphiform and infiltrating basal cell carcinoma में ज्यादा नजर आने वाले हैं. The strands of infiltrating type, they basically tend to be somewhat thicker and have spiky irregular appearance. Another aggressive variant is the micronodular. We have already discussed in the clinical subtype. They basically appear as small nodular aggregates of basaloid cells. So this was all about the histological features. We discussed all the histological aspects of all the variants, subtypes of basal cell carcinoma. हर एक वेरिएंट में कुछ ना कुछ चीज इंपॉर्टेंट है which is to be kept in mind. So moving on to the final portion, that is your treatment and prognosis. So each lesion is considered separately during treatment planning. All right, now every lesion, as we have discussed, each variant has different kind of prognosis, different kind of metastasis, different kind of appearance. All right, so इसीलिए जो आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होगा वो भी डिफरेंट होगा. So each and every variant has to be treated with a different treatment plan. Now अगर सर्जिकल एक्सिजन की बात की जाए तो it gives a very good result. All right, now X-ray radiation is also one of the treatment modalities. एंड जहां तक प्रोग्नोसिस की बात की जाए ऑफ बेसल सेल्स, सो बेसिकली इट इज वेरी गुड इन नेचर. वो भी इसलिए बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इसमें जो मेटास्टेसाइजिंग नेचर है लीजन का दैट इज वेरी रेयरली सीन. तो इसीलिए इस लीजन को कंट्रोल करने में बहुत ही दिस इज अ वेरी हेल्पफुल थिंग व्हाइल द लीजन इज बीइंग ट्रीटेड. तो इसीलिए ये जो आपका प्रोग्नोसिस है इट इज कंसिडर्ड एज गुड. All right, now since neoplasm grows slowly, it does not tend to metastasize and responds well to the treatment. So this is what I already told you, and with this we are done with the topic. I already told you this is one of the most important and most frequently asked topics in the field of oral pathology. So kindly give it a revision whenever you get time. Also
If you have any doubts or if you want me to take any specific topic, kindly suggest me or ask me in the comment section. I shall definitely help you out in the best possible way. This was all for now. Thank you and have a great day. If you liked my video, do like, share and subscribe. Thank you.